दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 3 नवंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि आज हमको द हिंदू में से कौन से आर्टिकल को डिस्कस करना है। वैसे तो आज हमको 2 आर्टिकल को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है एजुकेशन द नेशन एंड द स्टेट। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भारत के 3 जो एजुकेशन सिस्टम है उन्हें रिस्टोर किया जा पाएगा कि नहीं, इससे संबंधित है ये एडिटोरियल। इस आर्टिकल में बोला जाता है कि आज भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंटेड किया गया है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल लग रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। इसके कि क्या भारत की एजुकेशन सेक्टर को इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि नहीं, जिसमें इस पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एडवर्सरी पॉलिसी माना जा रहा है। क्या इस न्यू पॉलिसी से भारत में फेडरल सिस्टम को बनाया जा सकेगा कि नहीं। भारत में पास्ट में एजुकेशन सेक्टर में कुछ प्रोविंशियल प्रैक्टिसेस को किया जाता था, लेकिन उन प्रैक्टिसेस तक को फुलफ़िल नहीं किया जा पा रहा है। आज वो की ही नहीं जाती हैं। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी से आगे बोला जाता है कि जिसके बाद भारत में एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम को लाया गया था, जिससे एजुकेशन के द्वारा एक सोशल रोल प्ले किया जाएगा सोसाइटी में, जिससे इंडिया में यंग स्टूडेंट को ग्रो किया जाएगा। भारत द्वारा पास में एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई चीज़ों को लेकर एक नेशनल लेवल पर से एक सिस्टम रन हो पूरे भारत में, एक ही सिस्टम, जिसके लिए एक सिस्टम को रन करने के लिए भारत में नेशनल कमीशन की लाई रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेड किया गया था, क्योंकि उस समय पर हर एक प्रोविंसेस में अपना अलग अलग सिस्टम रन किया जाता था एजुकेशन के लिए। आज भी स्टेट द्वारा अपने तरीके से एजुकेशन सेक्टर्स को डील किया जाता है, जिसमें पास्ट के भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं वे स्टेट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोला जाता है कि इंटरमीडिएट और जूनियर कॉलेजेस को डील स्टेट द्वारा किया जाता है, जिसके लिए कोठारी कमीशन द्वारा काफ़ी ज़्यादा अपील की गई थी, रिकमेंडेशन बनाई गई थी। आगे बोला जाता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन का चलन भारत के स्टेट्स और प्रोविंसेस के समय में चलन स्टार्ट हुआ था, आज से 100 साल पहले, जिसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बनाया गया, जिससे सेंट्रल द्वारा उन एजुकेशन के इश्यूज़ पर ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन जिसमें इस बोर्ड की नींव थी कोऑर्डिनेट करने की उन रीजनल गवर्नमेंट के साथ एजुकेशन के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके इस बोर्ड के मैकेनिज़्म में बदलाव आए, जिससे इनके बोर्ड में एडवाइजरी फेज दिखाई देता है, जो खुद से सारे डिस्कशंस में अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बोला जाता है कि जो भी पॉलिसी व डिसीजन वे सब एक स्टेट के साथ मिलकर लिए जाएंगे। सेंट्रल लेकिन खुद से ही यूनिलैटरल डिसीजन ले सकती है, आज एजुकेशन में ले रही है। लेकिन भारत के फेडरल सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं, जैसे कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को संगठित किया गया, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसका लेकिन एक कार्य हो कि स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया जाए, क्योंकि भारत की स्टेट्स अपने रीजन में अच्छे से फ्लॉज मिस्टेक्स को जानती है ग्राउंडेड लेवल पर। लेकिन भारत की सेंटर द्वारा खुद से ही सारे डिसीजन, पॉलिसी, रेगुलेशन, रूल्स को बनाया जाता है, जो स्टेट की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं करती है। एजुकेशन सेक्टर में जो सेंटर द्वारा अप्रोच रहती है एक नेशन को बिल्ड और डेवलपमेंट की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा कभी, क्योंकि स्टेट एक ग्राउंड लेवल पर कार्य करती है, जिसके लिए सेंटर को कोऑर्डिनेट करके उन प्रॉब्लम इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। आगे बोला जाता है कि भारत के आज़ाद होने के बाद सेंटर का रोल और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ एजुकेशन सेक्टर में, जिसमें सेंटर द्वारा कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, जिसमें उन सिविल सर्विसेज के चिल्ड्रन को एजुकेशन दी जाएगी और उन इंस्टीट्यूट को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती है, क्योंकि उन्हें रन सेंटर द्वारा किया जाता है और स्टेट के इंस्टीट्यूशन को कम इन्वेस्टमेंट दी जाती है। पास में एजुकेशन को पहले से कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है 1976 से पहले ही अमेंडमेंट करके, लेकिन कुछ सालों बाद फिर उस नेशनल पॉलिसी को ड्राफ्टेड, जिसमें नेशनल लेवल्स पर इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था और उन प्रोविंशियल प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर दिया गया था, जो भारत के नेशन एजुकेशन में एक अलग रास्ता पैदा करते थे। जिसके बाद भारत में प्राइवेट सेक्टर्स में पब्लिक पॉलिसी को भी लागू किया जाने लगा, लेकिन जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा सिर्फ एक पे ऑफ के लिए कार्य किए जाते हैं और आज भी किए जाते हैं, कोई एजुकेशन को अवेल कराने में नहीं। जिसके बाद 1990 में इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव लाए गए, जिससे ऐसी एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जा सके और भारत के पब्लिक सिस्टम में भी कोई अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती, जिसके कारण मोस्टली पेरेंट्स सिटीजन्स अपने बच्चों को पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में कम एनरोल कराते हैं, जिसके कारण भी ये एजुकेशन का सिस्टम अच्छे से ग्रो हो ही नहीं पाता और पॉलिसी को बनाने से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। भारत में आज एजुकेशन के लिए 3 सिस्टम्स को यूज़ में लाया जाता है, जैसे कि सेंट्रल
सिस्टम जिसमें सेंट्रल द्वारा एग्ज़ाम बोर्ड को रन किया जाता है ऑल इंडिया में, जिसमें सभी इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स को भी रेगुलेटेड किया जाता है एग्ज़ाम्स के लिए, और जिसमें स्कूल्स को रन भी सेंट्रल सिस्टम द्वारा किया जाता है। और इस सेंट्रल सिस्टम में कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें सेंटर द्वारा कंट्रोल किया जाने पर इन सबको सबसे ज़्यादा फंडिंग दी जाती है उन स्टेट्स के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा। लेकिन भारत का दूसरा सिस्टम है जिसमें प्रोविंशियल सेकेंडरी बोर्ड सेंटर होता है, जिसमें स्कूल्स में टीचिंग स्टेट की लैंग्वेज में की जाती है, जो स्टेट्स के अंदर होते हैं उन रीजन्स में। और तीसरा सिस्टम है वो पूरा प्राइवेटाइजेशन होता है, पूरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड होता है, जैसे कि इंटरनेशनली स्कूल बोर्ड्स और जो ग्लोबली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो इस एजुकेशन का थर्ड सिस्टम होती है। और एजुकेशन सेक्टर में ऐसा सिस्टम होता है जो टोटली स्टेट्स के लॉ रूल से फ्री होते हैं। भारत के एजुकेशन सेक्टर को ग्रो करने के लिए राइट टू एजुकेशन सिस्टम को लाया गया, भारत के पहले दो सिस्टम को, ताकि अच्छे से चलाया जाए और भारत में हर एक चाइल्ड को एजुकेशन प्राप्त हो। राइट टू एजुकेशन एक पार्लियामेंट्री लॉ है जिसमें सभी लॉज रूल्स को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, और जिससे प्राइवेट स्कूल्स में भी कोटा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके कुछ चिल्ड्रंस को एनरोल कराया जाता है राइट टू एजुकेशन के लिए। और हायर एजुकेशन के लिए भी इसी राइट टू एजुकेशन लॉ द्वारा ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को बैलेंस किया जाता है फ़ीस स्ट्रक्चर में, जिससे एक चाइल्ड को एनरोल किया जा सके। और आगे बोला जाता है कि आज भारत में इन सिस्टम्स के बीच में कभी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाता, क्योंकि तीनों सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए कोई एक लॉ नहीं है, और एक लॉ बनाया भी नहीं जा सकता, और ना ही कोई रेगुलेशंस है जिनके द्वारा डिफरेंट बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ को हैंडल किया जाए। और आज भारत में इकॉनमी में चेंज आने से, जिससे एक पर्सन की पर कैपिटा में बदलाव आए हैं, जिससे और ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं, जिससे एजुकेशन को प्राप्त करना मुश्किल हुआ है। एजुकेशन को हर एक प्लेस पर अवेल कराना चाहिए, जिससे भारत के सोसाइटी, कास्ट और इकॉनमी स्टेटस के गैप को फिल किया जाए एजुकेशन द्वारा, जैसा कि अभी किया गया तमिलनाडु द्वारा। उन नीट स्टूडेंट्स को कोटा दिया गया जो स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी एक गवर्नमेंट स्कूल से प्राप्त की है। आज भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना, जिससे शायद इन तीनों सिस्टम को शायद अच्छे से रिस्टोर नहीं किया जा पाएगा। नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन को संगठित करने वाले लेट जेपी नायक, जो भारत के इंडियन एजुकेटर थे, जिनके द्वारा बोला जाता था कि पॉलिसी को डिज़ाइन ऐसे तरीके से किया जाए जिससे एक ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी को रहने योग्य बनाया जा सके। और भारत को आज अपने सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे भारत के इंस्टीट्यूशन में रिकवरी हो और एक प्रोग्रेस हो भारत में। लेकिन सभी को एक साथ रन करने के लिए एक यूनिफॉर्म फंक्शन लाना वो शायद सही साबित नहीं होगा, जैसा कि इस पॉलिसी 2020 द्वारा किया गया। इस पॉलिसी से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन के इंस्टीट्यूशन को चेंज किया जाएगा, उनके स्ट्रक्चरल्स को, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि आज इस पॉलिसी द्वारा एक प्राइवेटाइजेशन को लागू कर दिया गया हर एक इंस्टीट्यूशन में, जिससे प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं, उन्हें बनाया जा रहा है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इकॉनमी पॉलिसी ज़्यादा लग रही है, जिसमें हायर एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया गया है और जिसमें इन्हें ज़्यादा ऑटोनमस प्राप्त होगी, जिससे ये इंस्टीट्यूशन अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर अपने आधार पर चलाएंगे। और इस पॉलिसी से कोई भी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ग्रो नहीं होगा। और सेंटर द्वारा इस पॉलिसी को लाना, तो वह ये बोलते हैं कि स्टेट द्वारा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करना, लेकिन वो सिस्टम जो स्टेट द्वारा चलाए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो असक्षम रहे इन सिस्टम्स को ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसके लिए इस यूनिफॉर्म सिस्टम को लाया गया है, जिससे इस पॉलिसी द्वारा इन सिस्टम्स को रन किया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी। और भारत में स्कूल सिस्टम में इस पॉलिसी से अब राइट टू एजुकेशन को कम इम्पोर्टेंट दी जाएगी, क्योंकि स्कूल्स पर अब ऑटोनमस पावर है जो प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे ये राइट टू एजुकेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। जबकि पास्ट में इस राइट टू एजुकेशन को ड्राफ्टेड स्टेट्स के साथ किया गया था। इस लॉ को इसलिए बनाया गया जिससे बच्चों को हक हो एजुकेशन को प्राप्त करने में, ना कि काम करने में, चिल्ड्रंस के चाइल्डहुड में। इसके लिए सपोर्ट पास की सेंटर द्वारा दिया गया था। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट को की लाई न्यू पॉलिसी पर विचार करना चाहिए, जिससे बच्चों का राइट टू एजुकेशन को ख़त्म ना किया जाए उन प्लेसेस पर जहां रीजन्स में इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है उसका नाम है द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लास। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चिल्ड्रन के चाइल्ड हंगर और मॉल न्यूट्रिशन से संबंधित। इस कोविड में इनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई, जो पहले कोविड के आने से ठीक नहीं थी।
और वर्ल्ड में कोविड के कारण हर एक स्कूल को बंद रखा गया, जिनसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, जिनसे स्कूल के चिल्ड्रन को मील प्राप्त कराई जाती थी, मिड डे मील, जिसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशन की प्राप्ति होती थी स्कूल्स में। लेकिन कोविड की महामारी से स्कूल तो बंद कर दिए गए, जिससे वो उनकी मिड डे मील को भी बंद कर दिया गया। अब स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया वर्ल्ड में 2020 की, जिससे रिलीज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था यूएन के साथ में, जिसमें अप्रैल 2020 के डेटा को रिलीज़ किया गया, जिसमें स्कूल बंद होने से 369 मिलियन स्टूडेंट्स को ग्लोबली में जिन्हें मिड डे मील्स मिलना बंद हो गया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भारत के हैं। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट को भी लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया की 94 रैंक रही 107 कंट्रीज़ में से, जो काफ़ी सीरियस कैटेगरीज़ में आती है हंगर इंडेक्स में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी लो इनकम कंट्रीज़ की भी रैंक काफ़ी आगे रही इंडेक्स में। इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है अंडर न्यूट्रिशन पर, कि कितनी पॉपुलेशन में न्यूट्रिशन की कमी और कितने 5 साल के बच्चों में बॉडी मास वेट का कम होना, उम्र के हिसाब से हाइट का कम होना और डेथ होना, ये सब पर उस इंडेक्स में कंट्री के बारे में पता चलता है। और भारत द्वारा जीरो हंगर गोल को अचीव ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया अभी काफ़ी पीछे है ग्रोथ में, और आज सही रेगुलेशन मेजर्स ना होने से हंगर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हुई है भारत में। आज नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा एक रिपोर्ट रेडी की गई, जिससे चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है आज बच्चों के स्कूल्स ना जाने से, जिसमें उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं प्राप्त हो पाती, और आज इकॉनमी ख़त्म होने से उस चिल्ड्रन द्वारा स्कूल्स को दोबारा से रिजॉइन ही नहीं किया जा पाता, जिससे चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन की कमी और ज़्यादा बढ़ गई है। भारत के स्कूल्स में मिड डे मील्स के द्वारा स्टूडेंट्स को 450 KCal की एनर्जी दी जाती है, जिसमें उन्हें 12 ग्राम्स का प्रोटीन मिलता है उन्हें, जिसमें सभी पोषण प्राप्त हो जाते हैं उन्हें ग्रो करने में मिड डे मील्स स्कीम के तहत। इस मिड डे मील से बच्चों को 1/3 पोर्शन न्यूट्रिशन का प्राप्त होता है स्कूल्स में, जो काफ़ी ज़रूरी होता है उनकी बॉडी के लिए, 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। कई रिसर्चर द्वारा रिपोर्ट द्वारा सर्वे में पता चला कि 2015 में कई सारे स्टूडेंट्स बिना ब्रेकफास्ट करे स्कूल जाते थे, जो मिड डे मील्स स्कीम से अपने भोजन को प्राप्त करते थे स्कूल्स में। ये मिड डे मील काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्सेज है स्टूडेंट्स के लिए और छोटे वर्गीय कम्युनिटीज़ के लिए भी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत मिड डे मील्स के लिए अप्रैल मई में 222,000 टन ग्राम को ख़रीदा गया था, जो पिछले साल के ग्राम 2000 के डेटा से काफ़ी ज़्यादा 22% तक कम था, क्योंकि लास्ट ईयर में 281,000 टन्स का ग्राम्स को ख़रीदा गया था। आज भारत की 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ द्वारा कम ग्रेन को लिया गया 2019 के मुकाबले मिड डे मील्स के लिए, और बिहार स्टेट्स में सिर्फ 44,585,000 टन्स को लिया गया था 2019 में, जबकि इस बार 2020 में तो कोई ग्रेन्स लिया ही नहीं गया उस स्टेट द्वारा, जिससे उन स्टूडेंट्स में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। डाटा और मीडिया की रिपोर्ट द्वारा बोला गया है कि इस बार ड्राई राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उन चिल्ड्रंस के लिए जो स्कूल जाते थे, लेकिन वो मील उन राशन शॉप्स द्वारा प्राप्त ही नहीं हुआ। जो ड्राई राशन स्टार्ट किया गया मई में, जिससे चिल्ड्रंस को एड मिल सके लॉकडाउन में। और आज इकॉनमी में डिस्ट्रेस होने के कारण उन स्मॉल कम्युनिटीज़ के लोअर इनकम फैमिलीज़ के चिल्ड्रन जो स्कूल स्टूडेंट थे, वे आज काम कर रहे हैं, जिससे चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इस इश्यू के लिए मद्रास हाई कोर्ट द्वारा एड्रेस किया गया, जिससे तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा रिजॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि स्कूल बंद होने से न्यूट्रिशन ना मिल पाना और चाइल्ड लेबर्स करना जो और ज़्यादा कमी पैदा कर देता है न्यूट्रिशंस की उनकी बॉडी में, जिसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा चिल्ड्रन के घर पर ही उनके लिए मिड डे मील्स को डिलीवर किया जाता है, जिससे इस कोविड के साथ साथ इस अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से भी लड़ा जा सके। जब तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, उसके बावजूद भी कई स्टेट्स ऐसी हैं जो तमिलनाडु की तरह, और उनके द्वारा ऐसे कोई रूल्स लॉ को इम्प्लीमेंटेड नहीं किया गया जिससे स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशन मिल सके। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक एक्सपर्ट द्वारा सुझाव यह दिया गया है कि लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट व लिंक होना चाहिए स्कूल्स में मिड डे मील्स में, जिससे बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सकेगा और फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगा उनकी इनकम में, जिससे फार्मर्स द्वारा मिड डे मील्स के लिए सीरियल, वेजिटेबल, एग्स को डिलीवर किया जा सकेगा, जिससे प्रोटीन दिया जा सकेगा और हंगर की समस्या को एड्रेस किया जा सकेगा, जिससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी इन रूरल फार्मर्स की और इकॉनमी भी, जिससे आत्मनिर्भर पोषण के एजेंडा को प्राप्त किया जा सकेगा। आज इस कोविड में बहुत सारे लोकल मॉडल सिस्टम को लाया गया, जिनसे
सभी लोकल पर्सन्स को कनेक्ट लिंकेज पॉलिसीज़ से किया जा रहा है, जिससे पॉलिसीज़ को चलाया जा रहा है। और मिड डे मील्स स्कीम में ऐसे ही एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन, जिससे फ्रेश वेजिटेबल्स को प्रोवाइड कराया जाएगा मिड डे मील्स में। इन सबसे स्टूडेंट को हॉट मील मिल सकेगा। और ऐसे ही मॉडल अर्बन कैंटीन और कम्युनिटी किचन में चलाए जाते हैं उड़ीसा में, जिससे एल्डर पर्सन्स को वहाँ पे खाना मिल सके। इस स्कीम की अवेयरनेस को भी बनाना चाहिए, जिससे पर पर्सन द्वारा हंगर की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और मिड डे मील के लिए लोकली द्वारा प्रोड्यूस वेजिटेबल फ्रूट्स को भी इस्तेमाल में लाना चाहिए, और एग्स को भी, जिनसे उन स्टूडेंट्स को मील मिल सके जो सुबह का भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं अपने घर से। आज गवर्नमेंट द्वारा उन स्टूडेंट्स को ड्राई राशन प्रोवाइड कराना, जिनसे कुछ अच्छे आउटकम्स नहीं आएंगे अगर हॉट मील नहीं दिया जाता उन्हें, तो जिनके द्वारा अप्रैल मई में कोई मिड डे मील्स को ऑब्टेन नहीं किया गया था उन स्टूडेंट्स द्वारा। आज हंगर की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हर एक कंट्री, स्टेट द्वारा वर्ल्ड में इनोवेटिव मॉडल्स, मेथड्स को लाया जा रहा है, जिससे चिल्ड्रंस में न्यूट्रिशन और एजुकेशन आउटकम्स को बढ़ाया जाए। और इस कोविड में स्कूल्स में रीओपन करना और सिर्फ मिड डे मील्स देना बिना न्यू पॉलिसी द्वारा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर उस फूड से उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू अनाउंसमेंट। एंड आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।